Hello, this is the lecture number 4 of electrostatics. This might be the last lecture और यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ाए हैं बच्चे मुझसे बोल रहे हैं क्या इसमें भी मतलब किसी क्वेश्चन को छोड़ सकते हो? आंसर इज़ बिग बिग नो। जितना मैंने ये पढ़ाया है ये तो मस्ट रीड है, मतलब इस पोर्शन को तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा और पढ़ सकते हो लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं दैट इज़ हमें क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ा था। आज इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे, फिर उसी कैपेसिटेंस निकालेंगे। एनर्जी इसमें कैसे स्टोर होती है तो ये हो गया, ठीक है। इससे हमारा कैपेसिटर जो है वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और अलग से हमें एक चीज़ पढ़ना है दैट इज़ वैन डी ग्रेव जनरेटर, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। ये क्यों छोड़ा था मैंने ऑलरेडी पहले ही आता क्यों छोड़ा था उसका भी रीज़न मैं उधर बता दूंगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं पैरेलल प्लेट एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम, ठीक है। तो आ जाओ। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये लास्ट के कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमने निकाला था। एक्सप्रेशन जो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे, जो दो ऐसे थे उसकी एक्सप्रेशन हमें निकली थी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई टी, ठीक है। लास्ट वीडियो में चेक करके देखो ये निकला था, ठीक है। और उसमें हमने दो फार्मूलाज यूज़ की थी, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू V बाई डी, ठीक है। ये आज भी ज़रूरत लगेंगे इसलिए मैंने इनको, ठीक है, फिर से याद दिलाने की कोशिश की आपको, ठीक। अच्छा तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या मसला है यहाँ पे। देखो क्या कि यहाँ पे आपके पास दो प्लेट्स फिर से हैं। ये मेरे पास प्लेट ए है एंड दिस इज प्लेट बी, दिस इज प्लेट ए एंड दिस इज प्लेट बी, ठीक। क्या ये पैरेलल है? यस, दीज आर द पैरेलल, ठीक। और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। पॉजिटिव की वजह से इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस वाले में। तो क्या है कि मैं अभी ऐसे दिखाऊंगा। आप बोलोगे सर आप तो अंदर साइड से वो दिखाते थे, क्योंकि मुझे इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालनी है ना, इसलिए मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। और जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे उसमें मतलब अर्थ में फ्लो हो जाएगा। अब इसके बीच में अगर मैं पहले इसकी निकालूंगा ना, ये अभी इनके बीच में कुछ नहीं है ना, तो अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस निकालूं तो सी ये नॉट हो गया। इसका मतलब जब भी कोई कुछ भी बीच में नहीं है, सी नॉट यानी कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, डन। ये मैंने इधर लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्लैब डाल रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। ये देखो मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ध्यान से अभी देख लेना, ठीक। मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ सो दैट ये आपको क्लियर दिखे। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये भी थोड़ा सा बड़ा कर। जो यहाँ से इस प्लेट ए से प्लेट बी तक, ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, इसको मैं डिस्टेंस डी कहूँगा, ठीक है। और ये जो ये वाली डिस्टेंस है यानी थिकनेस ऑफ जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसकी डिस्टेंस में टी मान लेता हूँ, डन। अच्छा, जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ना वो ऐसे था, यहाँ से, एक सेकेंड इधर दिखा लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, ऐसे यहाँ से यहाँ, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, ठीक। और इसकी डायरेक्शन यहाँ थी ऐसे, क्यों? क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव है और यहाँ से नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव आती हैं, ठीक। अच्छा, तो इसका मतलब ये ऐसे थी, ये ऐसे थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। लेकिन बीच में क्या आ गया, अब बीच में आ गया ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसका मतलब ये खाली इस वाले पोर्शन में है, ठीक है। ई नॉट जो है वो खाली इस वाले पोर्शन में है। लेकिन ये जो बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब आया, इसमें भी इंड्यूस्ड चार्ज हो जाएगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ से किसको जनरेट करेगा, नेगेटिव को जनरेट करेगा, ठीक। और ये नेगेटिव ये किसको इंड्यूस करेगा, ये यहाँ से पॉजिटिव को इंड्यूस करेगा, ठीक है। ज़रा मुझे बताओ इसकी फिर इस जो ये प्लेट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो वो ऐसे होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन किसका, ये प्लेट का हो गया। ध्यान से देखो, जो मैंने इधर रखा है ये वाला, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, जो बिटवीन टू प्लेट्स हैं, जब कोई भी प्लेट बीच में नहीं थी। ये जो है ये वाला, ये है इसमें। अब दोनों की डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन ऐसे है इस डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो नेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो बढ़ेगा कि घटेगा, वो ऑब्वियसली घटेगा, कम हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा। ठीक। अच्छा पहले बताओ ई का वैल्यू जो होगा, ई नॉट जो है, जो ई नॉट है, ई नॉट है वो किस स्पेस में है? वो है डी माइनस टी में। अब देखो क्या वो डी माइनस टी में है कि नहीं है, देखो फिर से दिखा लेता हूं कैसे। देखो अगर यहाँ पे ये प्लेट नहीं होता तो ई नॉट जो है वो यहां से यहां तक इतने में होता, ई नॉट तो कुल कुल कितनी डिस्टेंस, डी डिस्टेंस। ठीक है। लेकिन अब आ गया ना प्लेट, ये आ गया यहाँ पे प्लेट। ठीक। इस प्लेट में क्या है, इस प्लेट में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक। तो इस वाले में अपना डायरेक्शन है, अपनी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं है। ठीक। इसमें अपनी डायरेक्शन है यानी इस डायरेक्शन में। तो ये जो ग्रीन लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो खाली किस में रहा, वो रहेगा ना ये जो डी था, इसको माइनस करूंगा ये टी। ठीक है। तो डी माइनस टी इतने में ही क्या रहेगा, इतने में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। डन। लेकिन जब मैं देखूंगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, जो ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा ई, लेकिन किस में, वो टी में है। लेकिन किसका, प्लेट का। जो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खाली किस में है, प्लेट में है। उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी थिकनेस टी है। लेकिन जो ये है ई नॉट है वो किस में है, फिर वो है टोटल, वो है डी माइनस, इसको करूंगा तो क्या निकलेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक ये वाला पोर्शन मिलेगा और दूसरा ये वाला पोर्शन मिलेगा। ठीक है। इसी में क्या है, ई नॉट है। डन। आई होप अब ये समझ आया होगा। अब मैं नीचे इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक। तो हमारे पास v जो है यहाँ पे, v, तो पहले मुझे यहाँ पे बताओ इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा वो होगा बराबर ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। डन, ये हो गया। अब यहाँ मैं देखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस जो बिटवीन टू प्लेट्स इज गिवन बाय, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स अगर मैं निकालूंगा इट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू, ठीक है, पोटेंशियल। अब जरा यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन, इसलिए मैंने बोला था इसको याद देखो। E मैंने क्या कहा था, V बाई डी, तो V किसके बराबर होगा, V होगा बराबर ई डी के बराबर। ठीक है। व्हाट इज E, दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज D, इज द डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है ना, तो मैं V लिख सकता हूँ एक, एक मेरे पास है E नॉट, वो किस किस डिस्टेंस में है, D माइनस टी में, प्लस दूसरा क्या है E, वो किस डिस्टेंस में है, ई टी, ये वाला। डन। आई होप इतना समझ आया होगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे और एक हमारे पास है ई नॉट डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू के। ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ से आ गई, ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। व्हाट इज दिस के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या देता है, इट गिव्स द रेशियो ऑफ किन का, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। इन दोनों का क्या देता है, ये रेशो देता है। डन। तो के किसके बराबर होता है, ई नॉट डिवाइडेड बाई ई के बराबर। ठीक है। इसी तरह आपको आगे मिलेगा के इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई सी नॉट, ये भी आपको मिलेगा। ठीक, वो हम आगे देखेंगे। ये आप ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इनिशियल मतलब क्लास में डिटेल में पढ़ते हो। लेकिन अब हमारा क्या काम है, जल्दी से क्वेश्चंस पढ़ना जो एग्जाम में आते हैं, उसके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम सब चीज़ों को, ठीक है, मतलब बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं उतना। अच्छा, तो अब यहाँ पे देख लो आप तो v मेरे पास जो बनेगा, v इज इक्वल टू, जो मेरे पास है, जो ऊपर है ये वाली, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ई नॉट यहाँ से d माइनस टी प्लस, ये जो e है, ज़रा यहाँ से e का वैल्यू निकालो, ये e यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई नॉट इज इक्वल टू ई की, और e जो आ जाएगा e इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई के। ठीक है, ये मैंने इससे लाया। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फिर ई नॉट बाई के और यहाँ इंटू टी। ठीक, अब आप बोलोगे ये जरूरत क्यों पड़ी, ये स्टेप करने की जरूरत क्यों पड़ी, देखो इसलिए पड़ी ताकि ये जो ई नॉट है और ये ई नॉट है, अब मैं इनका कुछ कर सकता हूँ, प्लस माइनस जो भी करना है मुझे अब कर सकता हूँ। इस इक्वेशन में एक ई नॉट था और दूसरा, एक ई नॉट था और दूसरा ई था। ठीक है, इसलिए मुझे इसको बदलना पड़ा। वो किससे बदला, मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से बदल लिया। ठीक है, इसलिए अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, v इज इक्वल टू, मैं ई नॉट को कॉमन निकालता हूँ, ई नॉट को मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचा, यहाँ पे बचा d माइनस टी, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या बचा,
यहाँ पे टी डिवाइडेड बाई के बचा। ठीक, ये मेरे पास आ गया ये वाला। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, क्या मैंने आपको ये इक्वेशन बताई थी? ई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जब कोई भी ये बीच में कोई भी प्लेट विलेट या डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर चाहे तो पिछला वीडियो रिवाइज कर लो, या देखो मैंने ऊपर भी लिखी थी। एक तो ये फॉर्मूला ये डिराइव हो गई। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो इन टर्म्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड पोटेंशियल, ये ऐसे दिया जाए तो सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही मैंने लिखा, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अच्छा, तो सिग्मा खुद किसके बराबर होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे E नॉट है। ठीक, तो अब तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ? ये जो मेरे पास इक्वेशन आ गई ऊपर, क्या मैं इसके बदले ये लिख सकता हूँ पे E नॉट मुझे बराबर निकला Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ए एप्सिलॉन नॉट, तो E नॉट का वैल्यू कहाँ में? ये देखो, तो V इज इक्वल टू यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे D माइनस टी, और यहाँ प्लस T डिवाइडेड बाई K। ठीक है ना ये। ठीक, अच्छा अब मुझे एक चीज़ बता दो कि कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है? कैपेसिटेंस। ठीक, इनिशियली लेक्चर में हमने देखा होगा C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, है ना। तो मुझे वही निकालना था ना। एक्चुअली मुझे क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस कैपेसिटेंस निकालो, किसकी? पैरेलल प्लेट की। वो तो देख लिया, लेकिन क्या है? डाइलेक्ट्रिक आपने बीच में इंट्रोड्यूस करना है, तो कैपेसिटेंस ही निकालनी है। तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये फॉर्मूला है। अच्छा, क्यू मेरे पास ये जो है, क्यू को ऐसे ही रखूंगा। क्यू मेरे पास ऐसे ही, क्यू ऐसे ही रख दिया। ठीक, ये क्यू डिवाइड बाई इस v का वैल्यू कहाँ से लाऊंगा? इस v का वैल्यू यहाँ से लाऊंगा। v के बदले क्या लिखूंगा? q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे d माइनस टी, और यहाँ पे प्लस t डिवाइडेड बाई k। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइडेड में है तो ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो आपके पास आ गया c इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d माइनस टी प्लस t डिवाइडेड बाई k। ठीक है, ये आपके पास टोटल आ गया। ठीक, अच्छा, उसके बाद अगर मैं देख लेता हूं, यहां मैं क्या कर लेता हूं, और एक चीज ध्यान से देख लेना, मैं और एक चीज कर लेता हूं, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, मैं D कॉमन फिर से निकालता हूं। ठीक, अगर मैंने D कॉमन निकाला तो यहां पे क्या बचा? वन माइनस टी बाई डी। ठीक है, क्योंकि यहां पे तो है ही नहीं, प्लस टी डिवाइडेड बाई डी की। ठीक है, देखो अगर मैं d वापस देता हूँ, डी डी कैंसिल हो गया, t निकला। यहाँ पे डी डी कैंसिल हो गया, t बाई के निकला। ठीक है, वापस ये निकला। तो मुझे क्या निकालना पड़ा? मुझे ये d निकालना, वापस निकालना पड़ा। तो इसको मैं रख देता हूँ नाम इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये देखो इक्वेशन सेकेंड। अब इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा, बाय सी नॉट। वो किसके बराबर था? सी नॉट किसके बराबर था? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। ये था ना कैपेसिटेंस में नो डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन देम। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। ठीक, जब मैं डिवाइड करूंगा इसके साथ ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट खत्म, डी और डी खत्म, तो आपके पास क्या निकला? सी डिवाइडेड बाई सी नॉट इज इक्वल टू, ठीक, ऊपर क्या बचा? ऊपर कुछ नहीं, वन डिवाइडेड बाई, इसमें क्या बचा? इसमें बचा वन माइनस डी बाई टी प्लस टी बाई डी के। ठीक है, ये बचा। आप चाहे तो इसी को आंसर रख सकते हो, आप चाहे तो इसी को आंसर रख सकते हो, या यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन डिवाइडेड बाई वन माइनस टी बाई डी। इस पूरे को कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचा? वन माइनस वन बाई की। अब देखो, वन माइनस वन बाई डी, इसको कॉमन निकाला तो क्या बचा? यहाँ पे वन। अच्छा, तो C इज इक्वल टू सी नॉट बाई सी डिवाइड बाई सी नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा फिर वन डिवाइडेड बाई वन माइनस टी, और यहाँ से वन माइनस वन बाई के। ठीक है, अब ये C यहाँ जो है इसको इधर ले आऊँगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये C नॉट बनेगा। ठीक है, दिस इज द टोटल। ये आपके पास ये रिलेशन, चाहे आप इसको रख दो चाहे आप इसको रख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस भी आता है कि C जो होगा, C वो ऑब्वियसली बड़ा होगा एज कंपेयर टू C नॉट। C जो होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू C नॉट। ठीक है,
अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो है डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, इसको क्लास में विस्तार के साथ हम एक्सप्लेन कर लेते हैं क्यों, कहाँ, कैसे, लेकिन फिलहाल हमका गर्ज क्या है, क्वेश्चन निकालना। ठीक, वो हमारा हो गया। ठीक, अच्छा अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस डाल लेता हूँ, टी इज इक्वल टू डी, अगर टी डी के बराबर होगा। ठीक, तो जरा इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, तो वो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी और डी को एक ही रख दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टी डिवाइडेड बाई टी और यहाँ पे 1 माइनस 1/k, ऐसे आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, ये वन, तो C इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइड बाई 1 - 1, यहाँ पे 1 - 1/k। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 0। तो ये कितना बनेगा सारा, C इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइड बाई 1 - k। ठीक, तो C आपको आ जाएगा बराबर, C आ जाएगा बराबर C नॉट K के बराबर। ठीक है, ये आपके पास और एक रिजल्ट अगर आप ये स्पेशल केस डाल देते हो। ठीक, चलो हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को पहले वहां से देख लेते हैं। तो देख लो, ये आपके पास क्वेश्चन ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक, आपको क्या डालना है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना है। ठीक, जो ही आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तो आपके पास देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, ये डी यहाँ से यहाँ तक है पूरा, और टी जो है वो खाली यहाँ से यहाँ तक है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा। अब वी जो है, ठीक, इसका प्लस दिस। ठीक, अच्छा, ये भी मैंने बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यहाँ से ई का वैल्यू निकलेगा। ठीक, तो ये वही वैल्यू, उसके बाद जब आप वी निकालोगे वो, ठीक है, ये निकलेगा, ये आपके पास फाइनल वैल्यू आपके पास ये आ गया, डन। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप डी माइनस टी, यहाँ से ई नॉट ए डी माइनस टी, ये डी आप कॉमन निकाल सकते हो, डी जो ही आपने कॉमन निकाला, ठीक, तो आपके पास ये बचेगी। ठीक, ये मैंने इक्वेशन सेकंड रखी थी ना, और इस इक्वेशन सेकंड को मैं इस इक्वेशन फर्स्ट के साथ क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। ठीक, तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आपके पास है, ये आएगा सी डिवाइडेड बाई सी नॉट, और ये एप्सिलॉन ए, ये डी और ये डी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई ये सारा बच जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नहीं मैं नोट्स वहाँ पे सेंड करूँगा। तो ये फाइनली सी डिवाइड बाई सी नॉट ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे एक स्पेशल केस मैंने ये बताया था, तो ये के टाइम्स सी आ जाएगा। ठीक, उल्टा निकालना होगा तो के, देखो मैंने बताया था ना के किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, और इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस वो होता है के इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई सी नॉट। ठीक, यहाँ से इसका प्रूफ भी मिलेगा। ठीक, तो ये बाकी यहाँ करने की जरूरत नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है दैट इज एनर्जी स्टोर इन चार्जड कैपेसिटर। ठीक है, तो पहले एज यूजुअल समझो, उसके बाद आपको ये समझ मतलब वो नोट्स पे देख लो, और फिर और दूसरी चीज़ अगर नहीं आता ना समझ, आप इसको बार बार देख सकते हो। ठीक है, बार बार देख लो, नोट भी सामने रखो। ठीक, और मैं X3 फिजिक्स टेलीग्राम पे तो सारे जो है नोट्स वो सेंड करता ही करता हूँ। ठीक, तो नोट्स भी सामने रखो और बनाओ, और अभी टाइम है बोर्ड के लिए, अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, 1-2 महीने निकल जाएंगे तो फिर नहीं कर पाओगे, फिर टेंशन आ जाएगी, डिप्रेशन में पड़ोगे, अब केमिस्ट्री करूँ, बायो करूँ, फिजिक्स करूँ, तो क्या करूँ। ठीक, और सिलेबस भी इतना सारा है। ठीक, अच्छा, आगे अब देख लो, मानो ये मेरे पास एक प्लेट है, दिस इज प्लेट 1, इससे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, और ये मेरे पास दूसरा प्लेट है। ठीक, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस चार्ज को, इसको क्या करना है, इसको चार्ज कराना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे एक चार्जर लगेगा। ठीक, यहाँ पे एक, सॉरी, यहाँ पे चार्जर लगेगा। अब देखो क्या होगा, चार्ज इधर फ्लो करेगा, फिर यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर। ठीक है, चार्जिंग ए कैपेसिटर, ये बराबर होता है, इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर पार्ट, ट्रांसफरिंग चार्ज किस, फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, ये प्लेट 1 मान लो और ये प्लेट 2 मान लो। अब जब ट्रांसफर चार्ज होगा, इसके लिए क्या करना है, चार्ज को यहाँ से उठाना है और इधर इधर उठा के यहाँ पे ले जाना है। पोटेंशियल में हमने पढ़ा था
इसको उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना होगा, ठीक है। अब सब वर्क डन हैज टू डू, वर्क सम वर्क तो होगा, वर्क डन तो यहाँ पे करना ही करना है। ये वर्क डन जो होती है ना, ये स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहती है, ठीक है। फिर से बता लेता हूँ। देखो, अगर आपको क्या करना है, एक चार्जिंग ए कैपेसिटर मीन्स दैट यू हैव टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट। अगर आपको ये चार्ज मूव करवाना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या इसका मतलब क्या होगा, कुछ वर्क हो गया। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और मैं अक्सर कहता हूँ वर्क और एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जो एक्सप्रेशन वर्क की होती है उसी से हम एनर्जी निकालते हैं, ठीक। फिर डिटेल में क्या फ़र्क है वो आप देख लेना, फिलहाल यहाँ पे देख लो। अच्छा, ये हो गया ये। तो अगर मुझे एक चार्ज क्यू डी क्यू मुझे मूव करवाना है, या चार्ज क्यू मुझे मूव कराना है, ठीक है, मुझे चार्ज क्यू मूव करवाना है, ठीक। तो फिर यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, ठीक है, यही होगा ना, इज इक्वल टू बराबर होगा वी डी क्यू, ठीक है ना। पहले इस चीज को समझ लेते हैं ये कैसे आया। मूव आपको किसको कराना है, एक छोटे से चार्ज को मैं छोटा सा चार्ज लेता हूं तो डी क्यू, करने के लिए क्या लगेगा, तो पोटेंशियल, ठीक है, तो वी। तो इन दोनों से क्या बनेगा, ये वर्क डन, ये किस में स्टोर रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, ये अगर छोटा चार्ज है डी क्यू, तो ये डी यू बन जाएगा और ये डी डब्ल्यू बन जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, डी यू निकालो या डी डब्ल्यू निकालो इज इक्वल टू वी। अच्छा, आपको ऑलरेडी फ्रॉम कैपेसिटेंस क्या मैं लिख सकता हूँ, वी जो है वो क्यू डिवाइड बाई सी के बराबर है, ठीक है। कैपेसिटेंस का वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँ डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पे v के बदले q डिवाइड बाई c और यहाँ पे dq, ठीक। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, छोटी की बड़ी, मुझे पूरी एनर्जी चाहिए, ये क्या है, छोटी है, तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डिवाइड बाई c, यहाँ से विद रेस्पेक्ट dq, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, तो ये देखो यहाँ से u बाहर आ जाएगा, यहाँ से कैपेसिटेंस जो है वो 1/c बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन, ठीक, इंटीग्रेशन कहाँ से मुझे करनी है, q की विद रेस्पेक्ट टू dq, ठीक है। पहले देखो मुझे अगर करनी है क्या, यहाँ पे मैं मानता हूँ यहाँ पे पहले जीरो चार्ज था और मुझे कितना चार्ज ट्रांसफर करना है, मुझे बहुत सारा चार्ज ट्रांसफर करना है, कितना, लेट इट बी कि मुझे q चार्ज ट्रांसफर करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कितना मुझे करना है, जीरो से लेके q तक, यहाँ जीरो से लेके कैपिटल q तक, ठीक। फिर इसकी इंटीग्रेशन कर लो, u इज इक्वल टू 1/c, q की विद रेस्पेक्ट टू डी क्यू वो आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके q तक, ठीक। तो ये u इज इक्वल टू 1/c क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या हम लिख सकते हैं 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई c, ठीक है। ये आपके पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी, बस। अच्छा, यहाँ पे आप और एक्सप्रेशंस, अदर एक्सप्रेशंस निकाल सकते हो। अदर एक्सप्रेशंस देखो क्या एक्सप्रेशंस हमारे पास होता है, Q बराबर सी वी के, ठीक है। ये सारे उसी से जो आपने ऊपर देख लिया ना सारे, या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, और क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, है ना, आराम से। ये सारे जो है ना ये एक्सप्रेशन, ये कैपेसिटेंस के ही एक्सप्रेशन हैं। तो यहाँ पे बता दो U इज इक्वल टू आपको क्या निकला, 1/2 क्यू स्क्वायर यहाँ डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं U इज इक्वल टू 1/2, ठीक, क्यू के बदले क्या लिखूंगा, सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, ठीक। अब ये दोनों का स्क्वायर है ना, इसका मतलब U आ गया 1/2 और यहाँ पे सी वी स्क्वायर के बराबर, ठीक है, क्योंकि एक और ये और इसका स्क्वायर है ना, ये कटेगा तो 1/2 सी वी स्क्वायर। अच्छा, मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आपके पास आ गया u इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर, क्या मैं इस c के बदले क्या डाल सकता हूँ, q बाई वी। तो वन u इज इक्वल टू 1/2 c के बदले q डिवाइडेड बाई v और यहाँ पे v स्क्वायर, ठीक। अच्छा, एक और ये कटा तो u इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी, ठीक है। तो ये आपके पास अलग अलग एक्सप्रेशन हो गए, ठीक, जिसको आपको देखना है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफर करना चार्ज फ्रॉम, ये वर्क डन जो होगा ये स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपके पास ऑलरेडी है। तो डी यू जिस वर्क डन जो है होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, इज गिवन बाई वी इंटू डी क्यू, लेकिन वी खुद के बराबर किसके बराबर, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू के बराबर, ठीक। तो आपने जब यहाँ से निकाला, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ जीरो से लेके क्यू तक करोगे, ठीक। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू आ जाएगा, दिस इज वन वैल्यू। फिर आप इसका वैल्यू डालोगे, क्यू के बदले सी वी तो दूसरा वैल्यू, या सी के बदले क्यू वी तो तीसरा वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास टोटली निकला, ठीक। तो यहाँ पे छोटी सी एक न्यूमेरिकल भी है, इसको भी देख लेना,
ठीक है, कर लेना। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज वैन डिग्राफ जनरेटर। ठीक है लिखा तो इसमें दंदर इसमें जो है ना वो बहुत लिखी है, लेकिन हमें खाली किससे, काम से, मतलब अपने काम से, काम की जो चीज़ें बस उससे गर्ज है। ठीक, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले इसका पर्पज़ क्या होता है। ठीक, इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ जो होता है ना दैट इज टू प्रोड्यूस करना वेरी हाई वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, कितना, तकरीबन सेवरल मिलियन वोल्ट्स का। ठीक है, तो पहला काम जो इसका होता है दैट इज प्रोड्यूस वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, कितना, ऑलमोस्ट 10 मिलियन वोल्ट का। ठीक है, दिस इसका पर्पस होता है। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, देखो चीज़ों को समझ लेना, फिर जितनी भी बड़ी दंदर लिखी होगी आपको समझ आ जाएगी, पहले चीज़ों को देखना, और वो एक एक वर्ड में होता है। देखो क्या इसका प्रिंसिपल है, ये मेरे पास एक छोटा सा स्फीयर है, दिस इज स्मॉल स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, और या कंडक्टिंग शेल, इसकी रेडियस जो है ना, इसकी रेडियस वो है स्मॉल आर, और इस पे जो चार्ज है वो है स्मॉल चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू। ठीक है ना, इतना समझ आया। क्या मैंने बताया, एक आपके पास शेल है स्मॉल शेल, उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, उस पे चार्ज कितना है, स्मॉल आर। इसको रखा गया एक बड़े से शेल में। ठीक है, एक बड़े से शेल में रख दिया गया। ठीक है ना, और इसकी रेडियस कितनी है, इस बड़े से इसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर, और इस पे कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है। डन, और ये कनेक्टेड नहीं है, ध्यान से रख देना। क्या करी, किया मैंने, दो शेल्स रख दिए, एक छोटा, उसमें छोटा आर है उसकी रेडियस, और छोटा चार्ज डी क्यू है। जो बड़ा है उस पे कितना है, वो बड़ा चार्ज, बड़ा रेडियस आर, और उस पे बड़ा चार्ज क्यू है। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इनको कनेक्ट करने की कोशिश कर लेता हूँ, ये और ये। ठीक है, ये कनेक्ट। मुझे एक बता, यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है और यहाँ पे चार्ज कम है, जो ही मैं इनको कनेक्ट करूंगा तो क्या लगता है, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे ये जो चार्ज क्यू है, ये स्मॉल क्यू, ये फ्लो होके इस पे आ जाता है, इस बड़े से सर्कल पे आ जाता है। ठीक, इस बड़े से शेल पे आ जाता है, ये प्रिंसिपल याद रख लेना। ठीक, स्मॉल चार्ज जिसपे ये स्मॉल स्फीयर या स्मॉल शेल जिसपे स्मॉल चार्ज रखा गया है, इसको रखा गया है इनसाइड अ बिग शेल जिसपे क्या है, बड़ा चार्ज, उसकी रेडियस कितनी है, आर। जब इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है तो ये जो छोटा चार्ज है ये यहाँ ऐसे फ्लो होने लगता है। ठीक है, इतना याद आया, दिस इज पर्पस क्या हो गया इसका, और प्रिंसिपल क्या हो गया। ठीक, तो अगर मैं इन दोनों की फिर ये देखूं, इक्वेशन देखूं, तो वो होना चाहिए ना, वी आर माइनस वी आर, ये। ठीक है, ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल। मैंने आपको बताया पोटेंशियल कैसे दिया जाता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, माइनस ये कैसे दिया, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। के क्यू को कॉमन निकालूंगा, क्या बचेगा, 1/r माइनस 1/r, के बदले 1/4πε0 क्यू, और यहाँ से 1/r माइनस 1/r। ठीक है, बस ये हो गया। ये कितने हो गए, ये हो गया प्रिंसिपल। अब उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक, दो चीजें आपको समझ आई होगी, चलो देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। होता है, पर्पस क्या होता है इसका, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनाना, मिलियंस का। ठीक है, मिलियंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, छोटा सा आपने एरिया, इस पे चार्ज क्यू है, ये बड़ा सा चार्ज इस पे। ठीक है, फिर जो चार्ज होता है वो यहाँ ट्रांसफर होता है इस पे, तो इसकी वजह से यहाँ पे इस बड़े से स्फेरिकल शेल पे जो पोटेंशियल आता है ना, वो पोटेंशियल जो आता है वो वेरी वेरी हाई होता है। ठीक, अब देख लो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन वो कैसे है। कंस्ट्रक्शन में इसके पास क्या होता है, इसके पास ऊपर एक स्फेरिकल शेल होता है, ये मीटर्स, बहुत मतलब सेवरल मीटर्स की ये होती है, फ्यू मीटर्स की बड़ी होती है। ठीक, उसके बाद इसको रखा जाता है, ये देखो एक स्टैंड पे रखा जाता है, ऐसे ऐसे स्टैंड पे रखा जाता है, इंसुलेटेड स्टैंड है ये, ऐसे। और इस स्टैंड जो है, इस स्टैंड को नीचे अर्थ किया जाता है। ठीक, अर्थ का ये ऐसे दिखा देते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे एक पुली रखी जाती है, ये देखो एक पुली, और इस पुली के ऊपर बेल्ट होता है, ये हमारे पास एक बेल्ट आ गया। दिस इज पुली P1 एंड दिस इज पुली P2। ठीक, ये कंटिन्यूसली रोटेट करता है, ये मोटर के साथ, यहाँ मोटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे एक कॉम्ब होता है, ये देखो ये कॉम्ब होता है, ये कॉम्ब जो है ये हाई वोल्ट के साथ है, हाई पोटेंशियल। ठीक, हाई पोटेंशियल रेक्टिफायर के साथ होता है। और यहाँ पे भी एक कॉम्ब होता है, दिस इज C2, ये जो होता है
यहाँ पे C2 होता है। देखो क्या होगा। अब देखो ये तो हो गया पहले कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले ये स्फीयर हो गया, ये स्फीयर S हो गया, ठीक है, ये स्फीयर हो गया S। उसके बाद क्या है, ये एक इंसुलेटेड पैड पे है, ठीक है, ये अर्थन किया गया है, ठीक है, ये देखो अर्थन किया गया है। फिर यहाँ पे क्या है, पुली 1 और 2, इस पुली के ऊपर क्या रखा गया है, इसके ऊपर बेल्ट रखा गया है। इस बेल्ट को मोटर रोटेट कराता है। फिर यहाँ पे नीचे क्या है, कॉम्ब E1 है, कॉम्ब C1 है, ये किसके साथ, हाई वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे कॉम्ब C2 है, ठीक है, जो स्फीयर के साथ ये किया गया, ये मतलब टच में है, ठीक है। अब ये जो है पूरा, ये जो पूरी अरेंजमेंट है, इसको यहाँ पे ये इंसुलेटिंग चैम्बर में रखा जाता है। इंसुलेटिंग चैम्बर ऐसा क्यों है अभी बोलूँगा। और अंदर नाइट्रोजन और मीथेन जो है, नाइट्रोजन एंड मीथेन, CH3 शायद होता है ना मीथेन, तो उससे फिल किया जाता है, ठीक। अच्छा, तो फिर अब देखो ये हो गया कंस्ट्रक्शन। वर्किंग देखो, वर्किंग ये कैसे कर लेता है। देखो ये जो मोटर होता है ना, ये मोटर ये बहुत तेज चलता है। मोटर पे की वजह से इस पे जो पुलिस बैलेट है, वो बैलेट जो होता है वो भी तेज चलता है। लेकिन यहाँ पे ये जो C1 है, ये कॉम जो है C1, ये यहाँ पे क्या कर लेता है, ये चार्ज जो है, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल के साथ अटैच है, तो ये यहाँ पे इसको चार्ज फेंक देता है, पॉजिटिव चार्ज। जो ये पॉजिटिव चार्ज फेंक देता है, तो ये बैलेट को कैरी ऑन कर लेता है, तो ऊपर क्या चले जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज चले जाते हैं। पॉजिटिव होने की वजह से ये जो कॉम C2 इस पे क्या इंड्यूस होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जो ही कॉम पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, ये किसके साथ, शेल के साथ, शेल पे वापस कैसे इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब जितना जितना ये फास्ट चलेगा, ये पुली जितना बैलेट जो है जितना फास्ट चलेगा, उतना ये किसको कैरी करेगा, उतना ये पॉजिटिव चार्ज को लेगा ऊपर, और उतना इस पे क्या हो जाएगा, इंड्यूस नेगेटिव चार्ज। और जितना इस पे नेगेटिव चार्ज, उतना इस पे क्या आ जाएगा, उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो इसका पोटेंशियल क्या होता है, कंटिन्यूअसली बढ़ता है, ठीक है। यही इसका प्रिंसिपल है, ठीक, मतलब यही इसकी टोटल वर्किंग है, ठीक है। अब ये कहाँ से, आप वहां से समझ आ जाएगा जो ही हम नोट पे देखेंगे। तो देख लेते हैं नोट पे। तो देखो क्या है, वैन डी ग्रैफ जनरेटर जो है यहाँ पे सीधे से आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, डिजाइनड बाय ये। देखो तो ठीक बात है, पर्पज इसका क्या है, ये देखो 10 मिलियन वोल्ट का क्या, सेवरल मिल्टन पोटेंशियल डिफरेंस। प्रिंसिपल क्या है, ये देखो, ये मत पढ़ो, ये देखो, बाद में लिखना इसी से। देखो छोटा, और इस पे छोटा सा चार्ज, ये बड़ा, इस पे बड़ा सा चार्ज, ठीक है ना, ये बड़ा सा चार्ज। तो उसके बाद क्या कर लेते हैं हम, ये दोनों जहाँ जो ही इनको कनेक्ट किया, जो ही यहाँ पे इनको कनेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या चार्ज जो है मूव होने लगा। तो ये इसने डायरेक्ट लिखा है, ये जो मैंने वहाँ पे दिखाया था। फिर इसके बाद तो इसका एक्चुअली काम क्या होता है, पोटेंशियल को वेरी वेरी हाई पोटेंशियल जो होता है वो बना लेना कि स्पेसिफियर पे। अब देखो पहले वर्किंग ये कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को दोनों को इकट्ठे किया है। मैं पहले कंस्ट्रक्शन दिखा लेता हूँ। ये बाहर क्या है, ये शेल है, पॉजिटिव शेल, ये सेवरल मीटर्स की होती है। ये स्टैंड्स पे रखी गई है, ये देखो स्टैंड्स पे। और यहाँ पे क्या है, पुली ये P2 है और ये पुली P1 है। फिर इसके ऊपर क्या रखा गया है, दिस इज अ बैलेट। बैलेट जो है ये मोटर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे C1 रखा गया, यानी कॉम C1। ये क्या है, ये यहाँ पे कॉम C2 है, ठीक है ना। देखो ये यहाँ पे इसको क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज। उसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, इधर दिखाया गया है कॉम C2 पे नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से शेल पे क्या आ जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये जितना यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, उतना ये नेगेटिव और उतना ये पॉजिटिव, यानी उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाता है, जो ही ये ज्यादा ज्यादा ये होता है ना, ज्यादा ज्यादा इस पे पोटेंशियल आता है, ज्यादा चार्ज होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, उसको हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज एक्शन, ठीक है। ये आज का कोरोना नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो इसके पास नियर बाई एयर होता है, वो उसमें आयन जो होंगे लीक ना हो जाए, इसलिए क्या किया जाता है, इसको एक शेल में रखा जाता है, ठीक है। लीकेज को बचाने के लिए इसको एक शेल में रखा जाता है, जहां पे मीथेन एंड नाइट्रोजन जो होता है वो, ठीक है, इसको बचा लेते हैं। फिर इसके यूजेस हैं, यूजेस में दोनों चीजें आ जाएंगे, इसके एप्लीकेशंस और इसके लिमिटेशंस, ठीक है। ये पार्ट मैं आप पे रख देता हूँ, ये पार्ट आप लिखेंगे, ठीक है। बट दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कोरोना डिस्चार्ज है। जी हाँ, आप लिखोगे बनाया किसने है, और यहाँ पे पर्पस कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, ये होना चाहिए, प्लस नीट एंड क्लीन डायग्राम। ये नहीं बनाना, ये डायग्राम, ठीक है, नीट एंड क्लीन डायग्राम। और ये हल्की सी इसकी ये है, और पीछे इसके एप्लीकेशंस भी लिख देना, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड, नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। देखो क्या होता है, ये मेरे पास चार्ज Q1 है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने चार्ज Q2 रख दिया, ठीक। क्या इनके बीच में फोर्स होगा, ऑब्वियसली इनके बीच में फोर्स होगा। किसने वो किस से निकालते हैं, कूलम्ब लॉ से निकालते हैं। कैसे, F इज इक्वल टू K
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो इनके बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, ये इनके बीच में R1, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर। अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, ये बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज है, मैंने क्या किया, मैंने और एक चार्ज लाया, ये देखो यहाँ पे और एक चार्ज लाया, ये चार्ज Q3 है, और ये लाया ये और एक ये चार्ज Q4 है, और ये लाया ये चार्ज Q5 है, ठीक। ऐसे ऐसे करके मैंने और चार्ज यहाँ पे Qn, यानी बहुत सारे चार्जेस ला दिए, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट देखो, पहली स्टेटमेंट देखो, ठीक। यहाँ पे इस पे जो फोर्स होगा सेंट्रल, इसको हम कहते हैं सेंट्रल चार्ज, इसको हम कहते हैं सेंट्रल चार्ज, इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, सब की वजह से होगा, तो मैं कहूंगा नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स किस पे, ऑन सेंट्रल चार्ज, ऑन सेंट्रल चार्ज इज समेशन ऑफ, इज समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस और इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक है। देखो क्या इसका मतलब है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में फोर्स होगा, फॉरगेट ये है पी की नहीं है, ठीक है, तो उस फोर्स को मैंने रख दिया नाम ये F1, इन दोनों के बीच में फोर्स है, ठीक। अब इसको छोड़ो, इन दोनों के बीच में भी फोर्स होगा, ये फोर्स F2 है, इन दोनों के बीच में फोर्स होगा वो F3 है, और इनके बीच में F4 होगा, इसके बीच में Fn है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल चार्ज जो सेंट्रल, टोटल फोर्स जो सेंट्रल पे होगा, ठीक, तो मैं निकालूंगा F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डैश 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 Fn, ठीक है ना। फिर F नेट जो होगा, फिर बताओ F1 किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है R1 स्क्वायर, प्लस F2 किसके बीच में है, उनके ये फोर्स कितना होगा, K Q1 Q3, अब देखो ये यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे कितना है Q3, डिवाइडेड बाई यहाँ पे अगर R1 है तो यहाँ पे क्या होगा R2 होगा, तो R2 स्क्वायर, ठीक। इसी तरह आप आगे चले जाओगे, K Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ऐसे आगे चलोगे, ठीक। अगर आप यहाँ और आगे देखोगे तो यहाँ सब में देखो के क्यू वन कॉमन है, के क्यू वन कॉमन है और के क्यू वन कॉमन है, तो क्या मैं इसको बाहर निकालूं, ठीक है, तो यहाँ मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ के Q1 को बाहर निकालो, अंदर पे कितना बचा, अंदर बचता है यहाँ पे Q2 डिवाइडेड बाई Q1 का स्क्वायर प्लस Q3 डिवाइडेड बाई Q2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही आगे बचता है। तो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दूसरी इसकी स्टेटमेंट ये है, देखो एक तो स्टेटमेंट ये है नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज इज द समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स। दूसरी स्टेटमेंट इसकी ये है कि द प्रेजेंस ऑफ other charges, of other charges does not affect the force between already existing two charges, देखो कैसे समझा देता हूं, क्या ये और ये मानो इसके अलावा कुछ नहीं है, बस ये दो चार्ज हैं, क्या इनके बीच में फोर्स होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसे ही होगा। अच्छा, अब कुछ टाइम के बाद ये दूसरा चार्ज आएगा, ये Q3 आ गया, ठीक है, क्या उस इसके आने से इस फोर्स पे जो इनके बीच में फोर्स था ये, क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही लिखा मैंने, द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, इसके आने से डज नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टू चार्जेस, ठीक है। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यही है। अब आप बोलोगे सर आपने लास्ट में क्यों पढ़ा है, पहले क्यों नहीं पढ़ा है, देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 3 जगह आ जाता है, या तो आ जाएगा ये यहाँ पे हमने देखा कूलम्ब लॉ में, किधर, कूलम्ब लॉ में हो गया एक जगह, दूसरा आ जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, कूलम्ब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रिक फोर्स इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, या तीसरा आ जाएगा ये पोटेंशियल में, ठीक। यहाँ पे तो मैंने बताया, अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, देखो ये मेरे पास एक ये है, ये मेरे पास सेंट्रल चार्ज है Q, यहाँ पे एक कूलम का चार्ज, 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 आपको बताया गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंट्रल चार्ज, ठीक है। ये देखो, अब देखो यहाँ पे कितने हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं ये, तो इसकी वजह से यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक होगा E1, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड E3, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड E4, ठीक। फिर डायरेक्शन कहाँ कैसे होगी, फिर सेंट्रल चार्ज पे 0 होगा या क्या होगा, ठीक है, वो अलग बात है, वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, लेकिन ये आ जाता है, ठीक है। ये सुपरपोजिशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, तो मैं कहूँगा जो यहाँ पे जो हमने लिखा,
ये जो हमने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, नेट फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज इज समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। तो मैं इधर पे क्या लिखूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेंट्रल इज समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। आई बात समझ में। इसी तरह पोटेंशियल की बात करूंगा तो पोटेंशियल में भी सेम होगा। एक की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाय आर, फिर दूसरी की वजह से, फिर तीसरे की वजह से, फिर चौथे की वजह से, ऐसे ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक, पहले देखो, अगर ये Q1 है, ये Q0 है, ये Q1, ये Q2, ये Q3 और ये Q4, ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक ये निकालना होगा, सुपरपोजिशन, उसने खाली लिखा होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आप क्या लिखोगे, सेंट्रल चार्ज पे टोटल फोर्स जो होगा वो समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस है, या लिखोगे प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज डज नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, हो गया एक ये वाला, ठीक। अगर उसने बताया नहीं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे, इस पे, सेंट्रल चार्ज पे, ठीक है। क्या होगा, वो समेशन ऑफ ऑल द फील्ड्स होगा, इसकी वजह से कितना बना, इसकी वजह से, इसकी वजह से। इसी तरह फिर पोटेंशियल में अलग से हो जाएगा, ठीक है। वो मैं नोट्स में इंक्लूड करूंगा। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।